अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। सन्नाटे को चीरती फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दे रही थी। वो जो पहले ही हवास बाख्ता सी डरी सहमी नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, इस अचानक आफताब पर बेसाख्ता बौखलाकर एक तवील व अरीस चीख उसके मुंह से बरामद हुई। फिर उसकी चीख का गला बड़ी बेदर्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर घोट दिया गया था और साथ ही अंग्रेजी में निहायत सफाक लहजे में कहा गया, खबरदार कोई हरकत की या आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। और वो भी बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, बाकी कसर सफाक लहजे ने निकाल दी। उसे तो खौफ के मारे पीछे मुड़कर ये तक न देखा गया कि उसे धमकाने वाला जल्लाद आखिर कौन है। वो बदस्तूर उसके मुंह पर हाथ रखे उसे घसीटता, कदम पीछे हटाता और फिर दूर लाकर जोर से ज़मीन पर पटकता हुआ बोला, बगैर कोई आवाज़ के निकाले यहाँ लेटी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो उस इतनी पथरीली और खुदरी ज़मीन पर पटके जाने पर अपनी बाजुओं से निकलते खून को ही देखती रह गई थी और वो दोबारा आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है? वो इतनी देर उन खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से पाला पड़ा है। या अल्लाह, मदद फरमा। वो खामोशी से आंसू बहाती अपनी चुटिया सहला रही थी जब वो वापस आता हुआ दिखाई दिया। आयला ने दूर से ही अपनी सिमत आते देखा तो नए सिरे से सहम गई थी। उसके खौफनाक सी धमकी उसे बुरी तरह खौफजदा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरी इतने दिनों की मेहनत ज़ाया हो गई है। स्टूपिड लड़की, मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी से चीख मारने की क्या ज़रूरत थी? अगर इतनी ही डरपोक हो तो इस जंगल में क्या कर रही हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो उसके ऊपर खड़ा हुआ उसे घूरता बोला था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहता हो। 3 दिन से उसकी ताक में था। आज जाकर ये सुनहरी मौका मेरे हाथ आया था, पर तुम पता नहीं कहाँ से नाजिल हो गई। ये ना फिजूल तरीके से चीखती, ना वो चौंकता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली उसकी टांग पर लगी। वो बुरी तरह उस पर बरस रहा था। वो खामोशी से उससे आंसू बहाने में मसरूफ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। जख्मी शेर को तो यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब तो मेरे बजाय वो मेरे ताक में होगा कि आखिर उसे अपने ज़ख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो खुद कलामी करने में मसरूफ़ था। वो कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूल कर बस ज़ख्मी शेर के नाम पर दहल गई थी। उसके खौफ से फैली आंखों पर नज़र पड़ी तो वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला, तुम तो अपनी खैर मनाओ। क्या पता मेरे बजाय तुमसे ही उसके हत्थे चढ़ जाओ। बड़ा अय्यार है, 3 दिन से मुझे नचा कर रखा हुआ है। कुछ तुम्हें भी सज़ा मिले यूँ बेमौके चीखने की। और फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है। मुझे उसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसे भी आखिर है तो इंसान है, इंसान ही ना, चाहे जल्लाद नुमा सही। उसके ज़ख्मी शेर से तो बेहतर है। अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा? इस सोच का जहन में आना था और वो जो इतनी देर से मुस्तकिल एक ही एंगल में बैठी थी, उठकर उसके पीछे भागी। चीख कर उस कसद आवाज़ नहीं दी कि वो पहले से ही उसकी चीख से चिड़ा हुआ था। वो बड़ी सुस्त रवि से चल रहा था, इसीलिए आयला ने 2-4 सेकंड्स में ही उसे जा लिया और फूली हुई सांस से उससे मुखातिब हुई, देखिए मैं यहाँ रास्ता भूल कर आ गई हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद कर दें तो। वो जो उसके भागकर अपने पीछे आने पर हैरान था, उसकी बात सुनकर बेनियाज़ी से बोला, अव्वल तो मुझे खिदमत खल्क का कोई शौक़ नहीं। दोम, अगर होता भी तो तुम्हारी तो हरगिज़ नहीं करता। मेरी तरफ से मुआज़रत। इस पर एक सख्त गुस्से से भरपूर निगाह डालकर जैसे ही आगे बढ़ा, आयला उसके सामने आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें। आपको इंसानियत का वास्ता, देखें मैं जानबूझकर नहीं चीखी थी। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं इस खौफनाक जंगल में खौफ और वहशत से ही मर जाऊंगी। उसके सामने वो हाथ जोड़े खड़ी थी, आंखों में इल्तिजा थी। वो 2-4 मिनट उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला, आओ। वो जो इतनी देर से उम्मीदवा की कैफियत में खड़ी थी, एकदम पुरसुकून होकर उसके पीछे चल पड़ी थी, जबकि वो इस बात से कतई बेनियाज नजर आ रहा था कि वो उसके पीछे आ रही है या नहीं। आयला तकरीबन भाग रही थी, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी पीछे थी। भागते भागते उसकी टांगें बुरी तरह शल हो गई थी, सांस फूल गया था, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी, यूँ जैसे उसे खौफ हो कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। उसे शायद ऐसे भागते दौड़ते आधा घंटा गुजर गया था जब वो एक जीप के पास जाकर रुक गया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया।
آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ فل اسپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتار ہی کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلانا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی بار اس کی طرف دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک ہی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں تھوڑا سا ٹھوسا ریوالور اور پینٹ کی جیب میں اڑسا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اسی لیے رات کے 11 کی جیپ چلانے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ شکر ہے درست بندے کے پاس پہنچ گئی، اگر یہ بھی میری طرح انجان آدمی ہوتا تو ہم تو گئے تھے کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اس وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ اس سے کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے جیپ سے نیچے اترا اور سامنے نصب خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ اتنا بیہودہ اور بدتمیز انسان ہے، اگر میری مدد کر دی تھی تو کچھ انسانیت کا ثبوت تو دے دیتا۔ وہ میں ہی جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے، وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو جیپ سے نیچے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح خیمے میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے اپنی اس بے شرمی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن حالت کا تقاضا تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اسی لیے اس نے چہرے کے تاثرات بھی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا لگژری بیڈ روم تھا۔ کم از کم اس نے زندگی میں جتنے خیمے دیکھے تھے ان سب سے مختلف تھا۔ پورا خیمہ تو وال ٹو وال کارپیٹ تھا، میرون کلر کا دبیز اور ارکم وہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈنگ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور سائڈ پر فولڈنگ چیئر رکھی ہوئی تھی۔ ذرا آگے ایک میز تھی جس پر ٹائم پیس، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ ڈبے کے بیڈ کے سامنے یعنی خیمے کے دوسری دیوار کے ساتھ 2 فلور کشن رکھے ہوئے تھے، ایک ادر ڈسٹ بن بھی تھا اور ساتھ ہی ایک میز پر چولہا رکھا ہوا تھا۔ اسی میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کوئی نواب صاحب ہے یا شکاری؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحب تو لگتا ہے یہاں مستقل قیام فرماتے ہیں۔ وہ اس کا آمد کو نوٹس لیے بنا اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ جب چائے بن گئی تو آرام سے فلور کشن پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گیا اور سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پہ اسے سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن کوئی اور چائے پنا نہ ہونی تھی، اسی لیے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں قالین پر سمٹا کر بیٹھ گئی تھی۔ مشکل سے خود کو سمجھا رہی تھی اور اپنی انا اور اونچی ناک کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ وہ زخمی شیر تو کب کا مجھے چیڑ پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا غنیمت ہے۔ وہ مسلسل خود کو سمجھا رہی تھی اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ جب چائے پی چکا تو وہی فلور کشن پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی بند آنکھوں نے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ کافی دیر گزر گئی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ آئی تھی تو 4:30 بج رہے تھے اور اب 6 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنی مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی، اب تھک کر نڈھال ہو چکی تھی اور کچھ غنودگی کی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس خیمے کا آرام کا ماحول اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے بنا کر پی لے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جو شیر لانے کے مترادف تھا، اسی لیے خود پر ضبط کیے بیٹھی رہی اور نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کسی چیز کے گرنے سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک دم ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو چولہے کے پاس کھڑا نظر آیا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بجا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے پر بیٹھی تھی، ٹانگیں بری طرح اکڑ گئی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جہاں ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شدید کمزوری کے باعث ایسا بھی نہ کر پائی۔ اس خیال آیا کہ اس نے صبح سے ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا ہے، اگر تھوڑی دیر اور کچھ نہ کھایا پیا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ اس نے کب کی تھی زندگی میں، وہ بھی خالی پیٹ، لہٰذا اس کا نڈھال ہو جانا فطری تھا۔ وہ اوپنر سے ٹین ڈبہ کھول رہا تھا، پھر شاید اس نے اس میں سے خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو نے پاگل کر دیا تھا۔
वो दरिंदों की तरह, नदीदों की तरह उसकी तरफ देखती रही। वो तो यूं लग रहा था जैसे वो यहाँ अकेला हो, इसके वजूद से कोई सरोकार नहीं था। शायद अपने ख्यालों में वो उसे अपने साथ लाकर काफ़ी से ज़्यादा एहसान कर चुका था, लिहाजा मज़ीद किसी मुरव्वत और मेहमानदारी की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उसकी तरफ से वो दोस्ताना मुस्कुराहट ना फेंकी और अपने काम में मसरूफ़ रहा था। मछली फ्राई हो गई तो ब्रेड की एक स्लाइस पर मछली और दूसरे पर चीज़ स्लाइस रखकर 3 सैंडविचेस तैयार किए। उन्हें बहुत प्यार से प्लेट में रखा और अपने लिए कप में कॉफ़ी मिक्स करने लगा। जब कॉफ़ी तैयार हो गई तो वो दोनों चीज़ लेकर वहीं उसके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठा और बोला, तुम खाओगी? और उसकी तो ये हालत थी कि उससे छीन कर खा जाती। खाली पेट सारी अना भूल गई थी। आज उसने जाने का भूख कितनी बड़ी बलाए शदीद है, इसीलिए लोग पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बामुश्किल अपने लड़खड़ाते और चकराते वजूद को संभालते हुए आगे बढ़ी और उसके ऑफ़र के जवाब में बगैर किसी तकल्लुफ़ के प्लेट से एक सैंडविच उठाया और यूँ खाने लगी जैसे उसके छिन जाने का ख़तरा हो। वो अपना खाना छोड़कर बहुत गौर से उसे देखने लगा, जो इथियोपिया की कहज़दगान में से कोई लग रही थी। 2-3 निवालों में से उसने अपना सैंडविच ख़त्म कर लिया था, मगर एक सैंडविच से तो उसका आधा पेट भी नहीं भरा था। उसने प्लेट उसके आगे की तो उसने फ़ौरन दूसरा सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया था। इस वक्त भूख के सिवा कोई बात याद नहीं रही थी। वो बेचारा जो अपने सैंडविचेस में एक निवाला ले चुका था, वो भी उसके सामने रखी प्लेट में रख दिया। वो अपने बैग से बिस्कुटों का एक पैकेट निकाल लाया। जब तक उसने पैकेट खोला, वो बड़े इत्मीनान से 3 सैंडविचेस खा चुकी थी। उसने पैकेट सामने किया तो वो शर्मिंदा सी हो गई। पेट में अनाज गया तो सारी शर्म भी याद आ गई। उसे अपने नदीदेपन और बेइख्तियारी पर अफसोस भी हुआ। बिस्कुट की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही तो वो बोला, अगर कॉफ़ी पीनी है जाओ उठकर बना लो। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी करूँगा। लहजा अच्छा खासा अक्खड़ और रूट किस्म का था, लेकिन उसके लहजे पर नाराज़ होने के बजाय वो उसकी बात पर हैरान रह गई कि वो उससे उर्दू में बात कर रहा था। आप पाकिस्तानी हैं? वो कुछ खुश और खुशी से भरपूर लहजे में बोली तो वो अपने महजूज अक्खड़ लहजे में बोला था, क्यों, तुम्हें जापानी नज़र आता हूँ? क्या फिजूल और अहमकाना सवालात हैं, मुझे सख्त चिढ़ होती है इनसे। वो बिस्कुट खाता हुआ बदतमीज़ी से बोला था तो वो खौलकर रह गई। इस जंगली का तो बात करने का भी तमीज़ नहीं है, इसे तो ये भी नहीं मालूम कि ख़वातीन का एहतराम भी कोई चीज़ होती है। वो सोचती रही और वो कॉफ़ी पीते हुए दोबारा उससे लाताल्लुक़ हो चुका था। उसने तो उससे ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है और इतने खौफनाक जंगल में क्या कर रही थी। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कतई लापरवाह हो। अगर वो उसे तो ठीक, अगर वो नहीं है तो अच्छी बात है। फिर वो उठा, प्लेट और कप वही चूल्हे के पास रखा और बाहर चला गया। काफ़ी देर हो गई, अब वापस ना आया तो आयला को घबराहट शुरू हो गई थी। वो बेइख्तियार खेमे से बाहर निकल आई। इर्द गिर्द फैला अंधेरा खौफ को दोचंद कर गया था। सिवाय दूर दराज से आती चीखों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अजीब व गरीब आवाज़ें जाने किसी जानवर की थीं या किसी और चीज़ की। वो खौफ से सुन खड़ी रह गई। चारों तरफ फैले तारीकी और घना जंगल जिसमें वो इस वक्त अकेली थी। उसने खौफ ज़दा होकर रोना शुरू कर दिया था। तभी उसे अपने नज़दीक कदमों की छाप सुनाई दी। उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई थी। क्या मुसीबत है, तुम्हें चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता? अजीब किस्म की लड़की हो। वो उसे बुरी तरह डांटता चलता खेमे में घुस गया था और वो आंसू पोंछती उसके पीछे चली आई। उसकी तमाम तर बदतमीजी के उसके होने से एक अजीब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। एकदम सारा खौफ ज़ाइल हो गया। उसने अंदर आकर इमरजेंसी लाइट ऑफ कर दी और कंबल तानकर लेट गया। वो कुछ देर तो खड़ी उसे देखती रही, फिर वही कालीन पर दोनों फ्लोर कुशन रखकर उनके ऊपर लेट गई और दुपट्टा पूरा खोलकर खुद अपने ऊपर ओढ़ लिया था। भला हो उस फैशन का, उसने खुद से कहा, वरना ठंडी ज़मीन में ठिठर कर मर जाती। लेटते हुए अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि उसके पास आते जानवरों की आवाज़ें उसे खौफज़दा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था सब जंगल के जानवर मिलकर रो रहे हैं। गुप्त अंधेरा और वीरान जंगल उसे ज़हन में अजीब से वसवसे आने लगे थे। सुनिए, आप सो गए हैं क्या? अपने खौफ को कम करने के लिए वो बेइख्तियार पूछ बैठी। वो जो मुँह दूसरी तरफ किए नीम गुनूदगी में था झुंझला गया। आप सोने देंगी? तुम सोऊंगा ना। फरमाए, अब क्या तकलीफ़ है? मुँह दूसरी तरफ किए वो जलकर बोला था। उसका लहजा नज़रअंदाज करते उसे अपनी परेशानी बताने लगी। हम यहाँ महफूज तो है ना? ऐसा ना हो हम सो रहे हों और जानवर
दरिंदे अंदर घुस आए, कोई सांप बिच्छू अंदर घुस आए। जवाब में उसने आस्तीके से अपने मुंह को इस तरफ मोड़कर मुस्कुराहट से बोला था, जानवर अंदर क्यों आएंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं। आखिर मलिकाए आलिया यहाँ ख्वाब खरोश के मज़े ले रही हैं। मैडम, आप चारों तरफ से महफूज हैं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, आप आराम फरमाएं। उसके तंज़े लहजे पर पूरी तरह तप गई थी, जबकि वो अपना मुंह दोबारा दूसरी तरफ करके सो गया। उसने आंखें बंद करके जितनी भी सूरतें थीं पर याद पढ़ने लगी, अच्छी तरह पढ़कर खुद पर दम करने लगी। इस वक्त उसे ध्यान आया, लैली और दानिश का सारा दिन अपनी उलझन परेशानी में गुजरने के बावजूद उनका ख्याल बराबर से परेशान करता था। पता नहीं उनका क्या हुआ होगा। या अल्लाह, उनकी हिफाजत करना, वो जहाँ भी हों खैरियत से हों। कितनी खुशबाश हम घर चलते थे, क्या पता था हमारा तफरी ये करेगी। तो वो कल रात के सब मुनाजर सोचकर खुद खौफजदा हो रही थी। लिली उसकी चचाजाद और बेहतरीन दोस्त थी, जो उनके पुरजोर दावत पर आई थी। चचा की इकलौती बेटे क्या चचा की बकौल उनका बेटा था। वो थी भी मस्त मलंग लापरवाह सी। उनके नज़दीक ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी जिसमें एडवेंचर ना हो। वो घोड़े से लेकर जहाज तक चलाती थी। एक चच्ची जान के अलावा सब उसकी हरकतों से खुश थे। उनको मर्दाना अंदाज में की हरकतें उठते बैठते ये आलिया की मिसालें देती थी। लड़कियों को लड़कियों वाले काम करने चाहिए। आयला को देखो, कुकिंग कितनी अच्छी करती है, बोलती भी नरम तुम्हारी तरह नहीं है, और देखो उसके अंदर कितना धीमापन और शाइस्तगी है। मगर लिली ही क्या, जिस पर कोई बात का असर हो जाए वो चच्ची की बात से एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। दोनों की शख्सियत में बहुत फ़र्क था, फिर भी बहुत अच्छी दोस्त थी। हर साल वो पाकिस्तान आते, साल की बातें एक साथ करने बैठ जाती थीं। सारा ख़ानदान में उनकी दोस्ती को हैरत से देखा जाता था। कहाँ लिली, जीन्स शर्ट पहनने वाली मुँहफट सी लड़की, और कहाँ आयला, शलवार कमीज़ के ऊपर दुपट्टा फैलाकर संजीदा खामोश तबा। सब हैरान, बचपन से आज तक बेस्ट फ्रेंड थी। पिछले साल जब लिली कराची आई थी तो सब कह के गई थी कि अगले साल तुम केन्या आओगी। ये क्या बात हुई, हमेशा मैं ही आऊँ। अब जब ये पढ़ाई से फारिग हुई हो तो इस बार आने का कहती। वो तो जाने के लिए बेचैन थी। असल मसला इजाज़त का मिलना था। अब वो तो खैर मान भी जाते, मसला भाभी का था, जिनका ख्याल था उसके जाने से घर सूना हो जाएगा। घर में अफराद ही कितने थे, अगर तुम भी चली गई तो अम्मी को घर काट खाने को दौड़ेगा। उसने लिली को तंग करने पर सबको बता दिया कि वो क्या कोई इसके मसले का हल निकाल सकती है, वरना चुपचाप बैठ जाए। दिल उसका भी बहुत था जाने का, पर क्या करती। मेरे इकलौते चचा का घर आज तक मैंने नहीं देखा, वो खुद से अफसोस करते। पता नहीं लिली ने किन अल्फाज में चचा को मनाया। उनका फ़ोन आया, मुझे आयला के बहुत याद आ रही है, उसको यहाँ भेजा जाए। टिकट वगैरह सब भेज दिया है, कल तक आपको मौसूल हो जाएगा। चचा की ख्वाहिश के आगे कोई इनकार नहीं कर सकता था, जो अब तक अपने ना जाने की फातिहा पढ़ चुकी थी। खुशी से झूम उठी। नीजू वहाँ पहुँचने पर सब ने उसे पुरजोर इस्तकबाल किया था। लिली ने एक माह तक उसे भरपूर कंपनी दी थी। उनकी हर आउटिंग में दानिश भी ज़रूर था। लिली का तो दानिश के बगैर खाना भी हजम नहीं होता था। दानी, हम फला जगह जा रहे हैं, तुम आ जाओ। दानिश हुक्म का गुलाम, मरीजों को छोड़कर फौरन हाजिर हो जाता था। लिली का पिछले साल दानिश से निकाह हो गया था, रुखसती भी अभी नहीं हुई थी। लिली साहिबा SMS करने में मसरूफ़ थी। चचा की तरह दानिश लोगों की फैमिली भी यहीं सेटल थी। दानिश भी लिली की तरह यहीं पैदा हुआ था। दोनों बचपन से दोस्त थे। कभी दोनों को हम आहंगी आलिया की हैरान कर देती थी। दोनों की पसंद नापसंद सब एक जैसा था, एक जैसा रंग, एक जैसा म्यूज़िक, एक जैसा मौसम, किताबें, फिल्में, सब कुछ मिलता। शुरू में आयला को उनके साथ घूमना अजीब सा लगता था, ऐसे कि जैसे कबाब में हड्डी, लेकिन जल्द ही उसे गलतफहमी दूर हो गई थी। उसने देखा कि आम जोड़ों की तरह रोमांटिक जुमलों का इस्तेमाल नहीं करते। न दानिश ऐसी बातें करता था जो वो लिली लाल पीली होती, और इतना निराला कपल अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। हालांकि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, शायद उनकी मोहब्बत का अंदाज दूसरे लोगों से मुख्तलिफ था। वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उसके साथ वो पढ़ाई में भी मसरूफ़, फिर भी आयला को मुकम्मल वक्त देती। उसके तहस का मौजू था जंगली हयातियात का तहफ़्फ़ुज़। उसने नया शोशा छोड़ा जिससे चचा का गुस्सा सातवें आसमान तक। आयला, तुम भी इससे दूर रहो, इसका साया तुम पर ना पड़ जाए।
लिली भी अपने इरादों में अटल थी। दोनों माँ बेटी में ज़बरदस्त ठनी। आयला बेचारी परेशान, किसके हक में बोले। चचा खामोश तमाशाई थे। बेटी की हिमायत पर चची उन्हें भी खरी खरी सुना देती थी। आप रहने दें, आपकी शह पर ही उल्टी सीधी हरकतें करती है। ससुराल में सास खुश नहीं होंगी कि मेरी बहू घोड़ा अच्छा दौड़ाती है, अच्छी स्काइलिंग करती है। शरीफ घरों की बहू बेटियों के लक्षण ये नहीं होते, मगर यहाँ मेरी सुनता कौन है। चचा उस दिन बेटी की हिमायत में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। जब मिनट समाजत कुछ काम ना आई, लिली ने भूख हड़ताल कर दी, कमरे में बंद हो गई। एक दिन तो चची ने परवाह नहीं की, दूसरे दिन फिक्रमंद हुई, मगर लिली अपनी जिद की पक्की। वो इस वक्त कमरे से निकली जब तक इजाज़त नहीं मिली। फिर आखिर चची ने दे दी इजाज़त। वो खुशी से कमरे से निकली और कमरे में अम्मी को गले लगाकर बाहें डालकर शुक्रिया अदा करने लगी। फिर उसे तमाम किस्से के बाद लिली ने नया झगड़ा निकाला। आयला भी मेरे साथ जाएगी। चची पहले ही खफा थी, मजीद हो गई। मम्मी नाराज़गी बिल्कुल फिजूल है, मैं तफरी करने जा रही हूँ। मैं तफरी करने नहीं जा रही, ये मेरा रिसर्च वर्क है। जंगली हतायात का तहफ़्फ़ुज़ मेरा मौजू है। घर बैठे ये पास नहीं कर सकती, मुझे इसीलिए इस पर रिसर्च करना होगा। मैं मुशाहिदा करूँगी इंसान की लापरवाही से जंगल कैसे तबाह हो रहा है। ये बहुत संजीदा मौजू है। मेरे साथ वाले सब का यही ख्याल है कि काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मेरी तैयार करदा रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में धूम मचा देंगी। आपको खुश होना चाहिए, अल्लाह ने बहुत ज़हीन बेटी दी है। एक आप हैं, हर टाइम बदगुमान नाराज़ रहती हैं। आयला का साथ, उसके लिए मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे। ये घर बोर होगी, इसी बहाने तफरी हो जाएगी और दानिश भी घूम फिर लेगा। अफ्रीका के जंगलात की पूरी दुनिया में शोहरत, और आखिरकार इजाज़त मिल गई। दानिश भी साथ मिला हुआ था, बगैर परेशानी के उसे इजाज़त दी, क्योंकि वो अकेली नहीं होगी, वो भी साथ होगा। वो कोई खौफनाक जंगल का दौरा नहीं करने जा रहे थे। वहाँ खरगोश, जंगली बैलों, चूहों, परिंदों के अलावा हिरन होंगे। चची जान अपने इकलौते दामाद को कैसे नाराज़ कर सकती थी। लिहाजा चेहरे से नाराज़गी के तासुरात मिटाकर आलिया और लिली को जाने की इजाज़त देती थी। वो तो खुद पहले ही लिली के साथ जाना चाह रही थी। चची के खौफ से शौक का इजहार नहीं किया था। इजाज़त मिलने की देर थी। उसने खुशी खुशी शॉल स्वेटर रख कर शाम वो रवाना हो गए थे। दानिश और लिली अगली नशस्त पर थे। वो पिछले उनकी बातों से शरीक थी। लिली सारा वक्त उन लोगों को बुरा भला कहती रही जो जंगल उजाड़ कर कुदरत के निज़ाम में खलल डालते हैं। उसका बस चलता शिकारियों को और सौदागरों को फांसी दिलवा देती थी। आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। दरख्त, पहाड़, जानवर सब मिलकर जंगल बनाते हैं। शायद हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा हमारे ज़माने में ऐसे जानवर होता था। हालांकि चीता कहलाता था, जैसे हम आज डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज सबको जंगल के जानवरों के अलावा किसी टाइप पर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। दानिश की भी पता नहीं उसका दिल रखने या सच में दिलचस्पी ले रहा था। पूरी रात सफ़र करते रहे, कभी दानिश ड्राइव करता तो कभी लिली। वो थोड़ी देर सोकर ताज़ा दम हो चुकी थी, फिर उन दोनों के साथ गुफ्तगू में शरीक हो गई थी। लिली की बात पर वो कहके लगाते हुए उसे लगा जैसे गाड़ी पूरी कुव्वत से किसी चीज़ से जा टकराई। लिली और उसके मुंह से बुलंद चीख निकली थी। इससे पहले कि वो संभलते, गाड़ी ने 2-3 कलाबाजियाँ खाईं। ज़मीन माफ हो गई थी, जहन माफ हो चुका था। गाड़ी की कलाबाजी से दरवाज़ा खुल गया था और वो किसी बॉल की तरह चलती हुई जाकर ज़मीन पर गिरी। बेहोश होने से पहले उसने जो मंजर देखा था, गाड़ी मौजूदा किसी खाई में जा गिरी थी। इसके बाद उसे होश नहीं रहा। दिमाग मुकम्मल तारीक में डूब गया था। उसे होश आया तो कितनी देर पथरीली ज़मीन पर पड़ी रही थी। उसके सर के ऐन ऊपर सूरज अपनी शाइयाँ बिखेर रहा था। वो 10-15 मिनट यूं ही पड़ी रही। फिर अचानक याद आया कि उन लोगों के साथ क्या गुजरी थी। वो एकदम उठ बैठ गई। पता नहीं किसी की दुआ लगी या मौजज़ा हुआ था। इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। कोहनियाँ थोड़ी छिल गई थी। अभी अभी खून रिस रहा था। घुटने मामूली जख्मी हुए थे। वो अपनी चोटें नज़रअंदाज करते हुए भागती हुई उस घास की तरफ आई जहाँ गाड़ी गिरी थी। नीचे झांककर देखा, रोंगटे खड़े हो गए। वो खाई तो उसके तस्वुर से भी गहरी थी। अच्छी तरह नजरें दौड़ाई कि गाड़ी से ही कोई आसार मिले। ना गाड़ी ना उन दोनों का कुछ पता चला। फिक्रमंदी के साथ सोचते हुए थोड़ी देर गुजर ही गई थी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो खुद कहाँ इस वक्त मौजूद है।
ये कौन सी जगह है, वापसी का कौन सा रास्ता है। इन सवालात का आना था। वो उनको भूल भाल कर खुद की फिक्र में पड़ गई। एक माह में तो उसे वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। किस तरह वो भी शहरी आबाद में पहुँच जाना चाहती थी। वो नहीं जानती थी पूरी रात सफ़र के कस्बे में है। अटकल से चलती रही। चलते चलते उसका पाँव शल हो गए थे। यहाँ तक के शाम के आसार होने लगे थे। वो बुरी तरह बेबस होकर बैठकर रोने लगी। उसे लग रहा था वो यूं ही जंगल में भटकती रहेगी, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, शायद अब भी अपने घर से मिल नहीं पाएगी। वो बहुत रो रही थी, जंगल में जहाँ न आदम था न आदमजाद। ये सोचकर ही वहशत हो रही थी कि यहाँ रात कैसे गुजारेगी। रात तो खुद ही खौफनाक सी होती है और ऊपर से जंगल। वो तो बहुत डरपोक सी लड़की थी, जो कुत्ते बिल्लियों से डरती थी, हर जानवर से डरती थी। वो तो अकेले कमरे में सोने से डरती थी। एन उसी वक्त उसने एक फायर की आवाज़ सुनी। वो बुरी तरह खौफजदा होकर चीख पड़ी थी। उसे वो मिल गया जो कम से कम इंसान तो था। वो अपनी खुशकिस्मती पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने इतने वीराने में एक जीता जागता इंसान मिला दिया। तमाम रात उसने अजीब कैफियत में गुजारी थी। कभी आंख लग जाती तो कभी खुल जाती। अचानक खौफजदा होकर बैठ जाती। रात के जाना कौन सा पहर था जब उसकी आंख गाड़ी के स्टार्ट होने से खुली थी। उसने आंखें फाड़ कर देखा, मगर अंधेरा फैला हुआ था। अभी सुबह नहीं हुई थी। वो बदहवास होकर बगैर दुपट्टा ओढ़े बाहर निकल आई। सन्नाटे को चीरती गाड़ी की दौड़ जा रही थी। वो पूरी रफ्तार से गाड़ी के पीछे भागी। सुने प्लीज़, रुक जाएं, मेरी बात सुन लें प्लीज़। वो चीख कर आवाज़ें देने लगी थी। इस वक्त जब सारा जंगल सोया हुआ था, कोई आवाज़, कोई आहट न थी। उसकी आवाज़ किसी बाज़गश्त की तरह जंगल में फैल रही थी। उसने गाड़ी रोक ली थी, मगर वापस नहीं आया था। वो जो भागी हुई गाड़ी तक पहुंची। आप इतनी रात को मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वो स्टीयरिंग पर हाथ रखे बगैर बेजार बैठा था। मोहतरमा, सुबह के 4 बज रहे हैं। रात कब की ख़त्म हो गई है। और जहाँ तक अकेले छोड़कर जाने का सवाल है, मैं नहीं समझता कि मैंने ऐसा कोई वादा किया था कि आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। इतनी बुज़दिल कम हिम्मत थी तो इस जंगल में क्या करने आई थी? वो कपड़े निखरे पहने कल की निस्बत काफ़ी फ्रेश लग रहा था। पता नहीं 4 बजे निकलने के लिए वो खुद को कब जागा था। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज़? आप मुझे यहाँ के किसी भी शहर कस्बे में पहुँचा दें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो अक्खड़पन से कहकर कुछ कम करते हुए बोली थी। वो अक्खड़पन को कुछ कम करते हुए बोला, इस वक्त तो मुझे जाना है, वापस आऊँगा तो तुम्हें इस मसाइल पर बात करेंगे। वो जीप स्टार्ट करने लगा था। वो उसके उदास चेहरे पर सरसरी निगाह डालकर उससे मुखातिब हुआ। कुछ खा पी लेना। वहाँ अंदर काले कलर का बैग रखा हुआ है, उसमें खाने पीने का सामान है, और वो उसके अलावा मेरी किसी चीज़ को छूने या घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाथ मुंह धोना हो तो हमारा शाही हम्माम। उसने इशारे से नज़र आती झील को दिखाया। और ये जा वो जा। वो कुछ देर जीप देखती रही। जब नज़र ओझल हो गई तो वो वापस खेमे में आ गई थी। कुछ देर यूं ही परेशान बैठी रही। उसने कहा है कि वो मदद करेगा। परेशानी से कुछ नहीं होगा, बेहतर है हाथ मुंह धोकर खा पी लो। खुद को समझाती हुई उठकर खड़ी हुई थी। वो झील की तरफ आ गई। सुबह का उजाला हल्का हल्का फैलना शुरू हो गया था। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी पुरसुकून हवा उसे कुछ देर तमाम फिक्र से गाफिल कर गई थी। अल्लाह ने दुनिया कितनी खूबसूरत पैदा की है। दरख्त, फल फूल, बहता साफ पानी। वो कितनी देर खड़ी वहाँ के हुस्न देखती रही थी। चंद परिंदे खुदा की हम्द व सना में मसरूफ़ थे। वो झील के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोने लगी। उसकी तबीयत में एकदम बशाश सी हो गई थी। वज़ू करके खेमे में आ गई। ना किबले का पता, ना नमाज के टाइम का, लेकिन वो अल्लाह के हुजूर नियत करके खड़ी हो गई थी। नमाज पढ़ के अल्लाह से अपनी परेशानी से निजात की दुआ की। अपने लिए चाय का बनाने का सोचा और चूल्हे के पास आ गई थी। वो शायद जल्दी में अपने लिए चाय बना कर गया था, इसीलिए चाय का कप सब उल्टे ही पड़े थे, ऐसे ही पड़े थे। बर्तन धोने का तो कोई इंतज़ाम नहीं था। वो उसके बताए हुए काले बैग की तरफ बढ़ी ताकि कप वो और पत्ती वगैरह निकाल सके। बैग में खुशक मेवे जात काफ़ी थे। चीनी, पत्ती, खुशक दूध भी था, मगर कप और न था। मजबूरन वो वापस झील तक गई और कप वहाँ से धोकर लाई थी। चाय के साथ उसने रात का खुला बिस्किट का पैकेट उठा लिया था। 4 बिस्किट और चाय का
कप पीकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था जिसने वीराने में उसकी खुराक का बंदोबस्त कर दिया था। नाश्ते से फारिग होकर उसने बर्तन धोकर वापस रख दिए। उसके बाद बिस्तर की चादरें झाड़कर कंबल तय किए थे। वो शायद उसके बेआराम होने के ख्याल से सब कुछ ऐसे ही छोड़ गया था। सब काम करके देखा, घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे हुई थीं। वो मना करके गया था, मगर ऐसे कैसे रहती। मेज़ पर पड़ी किताबें उठाकर पढ़ने लगी थी। शिकारियात के मुतालिक वो मुश्किल से 10 मिनट पढ़ पाई थी। उसके बाद टैप रिकॉर्डर ऑन कर लिया। उसमें बोले जाने वाली ज़बान से वो कतई नाआशना थी। बाहर निकलकर आसपास तफरी का लुत्फ़ नहीं यूँ ले सकती थी। अगर रास्ता भूल गई तो क्या होगा? साथ जंगल है, कोई जानवर निकल आया तो? जानवर को ख्याल आया तो दूसरी बार दिल दहला देने वाली सोच ने जहन में आ गई थी। अगर इस वक्त कोई जानवर घुस आए तो मैं क्या करूंगी? वो दिल को हर तरह बहलाने लगी थी कि वो शिकारी है। उसे ये महफूज जगह लगी तो खेमा लगा लिया। यहाँ यकीनन कोई खतरा नहीं है। कुछ समझ ना आया तो रो रो कर रूद का विर्द करने लगी थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम वो वहीं बैठी रही। नाश्ते के बाद उसने पानी तक नहीं पिया था। घड़ी ने 4 बजाए। उसने शुक्र किया, अब वो आने वाला होगा। कल भी हम लोग इसी वक्त आए थे, मगर 4 तो क्या 6:30 हो गए और वो वापस नहीं आया तो उसे अजीब व गरीब वहम सताने लगे थे। वो उसी शेर का शिकार करने गया होगा। उसने खुद से कहा था, अगर वो खुद उस शेर का शिकार बन गया तो क्या होगा? मैं यहाँ बैठी उसका इंतज़ार करती रहूँगी। उस ख्याल का आना था कि वो पूरे खुशी व खुशू से उसकी सलामती की दुआ मांगने लग गई थी। 2 नफिल पढ़कर उसे लौटने की दुआ मांग रही थी कि जीप के रुकने की आवाज़ आई। शुक्र है खुदाया, वो अपनी दुआओं की कबूलियत पर खुश हुई थी। वो अंदर आया। उसने दुपट्टा नमाज के स्टाइल और ओढ़ा हुआ था और ऊपर उस नज़र जमाए खड़ी थी। शुक्र है आप वापस आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो खुशी और मुसर्रत से उसके मुखातिब हुई थी। वो उसको घूरता हुआ बेड पर बैठ गया, सामने कारपेट पर फेंक दी। उसके बाद अपने शूज़ बड़े बेरहम अंदाज में उतारे और उन्हें भी दूर फेंक दिया था। वो जो अपनी बात का जवाब ना मिलने पर शर्मिंदा सी हो गई थी, उसके गुस्से और नाराज़गी वाले अंदाज से डर गई। शर्ट के बटन खोलकर शायद शर्ट भी फेंकने का इरादा रखता था, मगर उसको देखकर रुक गया। क्या मुसीबत है? मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी, तुम जैसी बला नाजिल हो गई। वो उसे बेवजह की फुंकार पर खौल कर रह गई थी, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि उसे खरी खरी सुना दी। इसीलिए चेहरे को दोस्ताना रखे जैसे वो किसी और पर बरस रहा था। हवा उसकी तरफ देखने बिना वो सिगरेट और लाइटर उठाकर वापस बेड पर बैठ गया और एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सुलगाता रहा और खामोशी से खड़ी देखती रही थी। इस वक्त तो इतने जलाल में लग रहा था कि उसने उनसे बात कैसे की जाए वो अपने आप से बोली और थूक निकलती हुई हिम्मत करके उसके सामने आ गई। सुने, आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगे। देखें, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आप यहाँ जो भी करीबी तरीन शहर है वहाँ तक मुझे पहुँचा दें प्लीज़। डरते डरते उसने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। जो उसके वजूद से बेगाना गुस्से से बोला था, मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ है। क्या बात है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अकेले जंगल की सैर करने भेज दिया था, परेशान नहीं हुए। लाके मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। देखो बीबी, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं इस टाइम बहुत गुस्से में हूँ, तुम्हारा सर वर फाड़ दूंगा। मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। मैं अकेली नहीं थी, हम लोग बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ अपनी मौजूदगी की वजाहत करने लगी। उसने बेजारी से टोक दिया, मुझे तुम्हारी गमज़दा दास्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेहरबानी मुझे माफ़ ही रखो। यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं करूँगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तुम्हारे ऊपर मेरा यही एहसान काफ़ी है। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। इससे ज़्यादा मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना। वो जो इतनी देर से बिला वजह डांट सुन रही थी, उसके इस तरह बात करने से गुस्से से पागल हो गई थी। ये जंगली खुद को समझता क्या है? इतनी बातें तो पूरी ज़िंदगी किसी ने नहीं सुनाई। रखे अपना एहसान संभाल कर, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने बदतमीज़ इंसान का एहसान लेने की। जैसे ज़रा भी एहसास नहीं कि कमज़ोर बेबस परेशान लड़की हूँ। आपकी हम वतन हम मज़हब भी हूँ। आपके लिए दरिंदे इंसानी जान से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जारी रहो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। भर्राई हुई आवाज़ में बोलती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। वो उसे देख रहा था, आंखों में हैरानी भी थी। अब मैं चाहे सिसक कर मर जाऊँ, आपसे मदद नहीं मांगूंगी। इतनी अना मुझ में अभी भी है। मगर जाते जाते बता दूँ, आप एक बदतमीज़, जंगली और बदअखलाक इंसान हैं जो किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए कुछ नहीं करते।
अगर मैं मर गई तो मेरा खून आपके सर होगा। आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई थी। उसे अपना रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहाँ से आ गई तो रोना क्यों, गुस्से से निकल तो आई थी। अब अजीब आवाज़ें आ रही थीं तो डर रही थी। शाम के टाइम ऐसा आलम था जैसे आधी रात हो। ठीक है, अगर मेरे नसीब में ऐसे मरना लिखा है तो बदल नहीं सकती। अपनी बेबसी पर उसके आंसू बहाती फिर पत्थर पर बैठ गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, वीरानी थी। ऐसा लग रहा था अभी कहीं से भूत निकल आएगा। ऐसी जगहों पर तो बदरू भी बसेरा करते हैं। कोई चुड़ैल नोच कर खून पी जाएगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। आवाज़ों में अब उसके रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। वो खुद को समझा, क्या है नवाब, अल्लाह करे उसे वही शेर चीर फाड़ कर रख दे। रोते हुए बद्दुआएं दे रही थी। पीठ पीछे किसी की बद्दुआ देना अच्छी बात नहीं। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखा और सामने मुस्कुराहट लिए उसे खड़ा, उससे नफरत से मुंह फेर लिया था। चलो, वो उसे चलने का कहकर खुद चल पड़ा। मुड़कर उसकी तरफ देखा, वो टस से मसना हुई थी। चलो भाई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? वो मना भी यूं रहा था जैसे उसे 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेगैरत नहीं हूँ, इतना जलील किया है, फिर भी चली जाऊं? इतनी देर वो रो रो कर आवाज़ बैठ गई थी, जबकि आंसू दोबारा बहते तैयार थे। सोच लो, जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह सांपों के घर है। रात के वक्त दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं, और वो भी कोबरा सांप। वो ऐसे तो यहाँ उड़ने वाले सांप भी होते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। अपनी बात ख़त्म करके वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा था, जबकि वो सांपों की वादी में बैठी रही। उसे आना का मसला था। अचानक वो चिंगारी चीखा, अरे तुम्हारे पीछे सांप, हिलना मत। जवाब में वो उससे भी बुलंद चीखी मारने लगी थी। ये एकदम खड़ी हो गई, भागकर उसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से उसकी कमीज पकड़कर उसके पत्थर को देखने लगी जिस पर वो बैठी हुई थी। कहाँ है सांप? मुझे नहीं नजर आ रहा, पता नहीं कहाँ गया। अभी तो यही था। खैर जाने तो, हमें क्या, चलो चले। आयला ने उसकी कमीज छोड़ दी थी। दोबारा उसकी तरफ देखा, वहाँ सांप तो क्या छिपकली भी नहीं थी। चलना है कि नहीं? तुम मुझसे कोस रही थी, फिर भी लेने आ गया। वो अभी तक सांपों की डर में ही थी। क्या वाकई मेरे पीछे सांप था? इस वक्त भी तुम्हारे पीछे दरख्त पर एक सांप झूल रहा है। वो बड़ी बेनियाजी से बोला, और वो चीख मारकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, जल्दी चले यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और धीरे से बड़बड़ाया, अगर ये नहीं आता तो दुनिया से कूच कर जाती। अचानक से उसने चीख मारी। वो झुंझला गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? बात बेबात चीख मारती हो। तुम्हारे गले में खराशें नहीं पड़ती? मेरे तो कान के पर्दे ही फटे मालूम होते हैं। वो चिढ़कर बोला, अभी भी मेरे पाँव से कोई चीज़ टकराई थी। कोई चूहा होगा। उछलता सांप कभी देखा है? वो उसके चेहरे की सफेदी से मुतासिर होकर दिलासा दे रहा था कि क्या पता था मोहतरमा सांप के नाम से इतना खौफजदा हो जाती हूँ। अगर सच में सामने आ जाए तो। उसने उसके पाँव की तरफ देखा। तुम नंगे पाँव हो? आपने इतनी बदतमीजी में गुस्से में नंगे पाँव ही आ गई थी। मैंने बदतमीजी की थी? वो हैरान होकर बोला, लड़की झूठ मत बोलो। उल्टा तुम मुझे जंगली बेहुदा क्या क्या बोली थी। ये मेरी आला ज़र्फ़ी है, फिर भी तुम्हें लेने आ गया। वो नए सिरे से तब गई। अच्छा, पहले मुझे मनहूस मुसीबत भला किसने कहा था? अच्छा चलो, हिसाब बराबर। किसी को उधार नहीं रहा। मेरा ख्याल है अब झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। तशरीफ़ लाएं मेरी निहायत काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अगर आप अंदर आकर मेरे गरीब खाने को रौनक बख्श तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। वो आज इसी से बोल रहा था। वो अंदर दाखिल हुई तो वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया था। मेरा ख्याल से बात पर ऐसे चिढ़ जाना, इसीलिए अपनी सेहत का ये हाल किया हुआ है। खुश रहा करो, वरना कुछ अरसे बाद लोग तुम्हारा नाम चिड़चिड़ी रख देंगे। वो चूल्हे की तरफ बढ़ा और उससे बोला, कुछ खाया था दोपहर को? जवाब में उसने नफ़ी में सर हिला दिया। सुबह चाय और बिस्किट खाए थे। देखो, अगर तुम बीमार पड़ गई ना तो मुझसे तवक्को मत करना, मैं तुम्हारी तीमारदारी करूँगा। मैं तो चलो काम की धुन में खाने पीने से गाफिल रहा, लेकिन तुम? वो उसे डांट रहा था जबकि वो खामोश थी।
चलो तुम भी क्या याद करोगी, मैं आज तुम्हें मज़ेदार सा पास्ता बनाकर खिलाता हूँ। वो अचानक ही मेहरबान हो गया था। वो उसके बदलने पर भी हैरान थी। उसने बैग से पास्ते का पैकेट निकाला, छोटी सी पतीली निकालकर वहाँ पास पड़ी कैन से पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया। वो उसे देख रही थी। उसके काम करने का अंदाज अनाड़ी था। सुघड़ उसके फूहड़पन को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पास आ गई और बोली, अरे आप रहने दें, मैं बना देती हूँ। जवाब में उसके कंधे पर उचकाया और मोस्ट वेलकम। ये काम भी मेरे लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर अब्दुल्ला यहाँ होता तो आपके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती, मगर अफसोस वो चूल्हे से हट गया था। थोड़ी से पानी में पास्ता भरा हुआ था। बेचारे को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं हुआ। हो बॉल के हंसकर हंसी थी और उसे हंसता देखकर वो हैरान था। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर उसने ऊपर से थोड़ा सा पास्ता निकाल दिया और बोली, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बैग से नमक ले सकती हूँ? जो चाहे ले लो, खाना जल्दी बना दो बस। तुम्हें भी सवाब मिलेगा। पूरे दिन का प्यासा भूखा हूँ, मज़ीद कसर तुमने मिन्नतें करवाने में कर दी है। मैं खुद ही बैग से नमक निकाल कर ले आया और पूछने लगा, और कुछ चाहिए? हाँ, ऐसा करें, मछली और मशरूम्स का एक और डिब्बा ले आए। सामान का तफसीली जायज़ा तो वो सुबह ले चुकी थी। वो बड़ी सआदतमंदी से दोनों चीज़ें ले आया और ख़ुद ही खोल कर उसे दी थी। पास्ता बॉयल हो गया था। उसका पानी कहाँ फेंकूं? तो वो बोला, लाओ मैं बाहर फेंक आऊँ। वो इस टाइम बड़ा ही अच्छा बच्चा बना हुआ था। उसे शदीद भूख लगी थी। उसने इस डर से उसे नहीं दिया पानी के साथ सब फेंक दे न दे। वो खुद ही उठकर बाहर लेकर गई, वो भी उसके पीछे पीछे। फिर वो जितनी देर मशरूम और मछली को भून रही थी वो भी साथ खड़ा देख रहा था। फ्राई के बाद उसने चीज़ें मिक्स की पतीली में और प्लेट में निकालने लगी तो वो गहरी सांस लेता हुआ बोला, खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। प्लेट उसके हाथ में पकड़ाकर अपने लिए डालने लगी फ्राइंग पैन में, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें एक एक थीं। चम्मच भी एक। वो अपनी प्लेट पकड़कर कारपेट पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। अपने लिए पत्ती के डब्बे से चम्मच निकालकर उसका ज़रा फासले पर बैठ गई थी। वो बड़ी रग़बत से खाने लगा। बड़े दिनों बाद उसे कोई ढंग का खाना मिला था। वो खाने की तारीफ़ कर रहा था, खाली प्लेट करके और निकाल के ले आया। जब वो खा पी कर फारिग हो गई थी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी खा चुकी? वो हैरान हुआ कि उसका नदीदापन अपनी आंखों से देख चुका था। और लोना, इतना थोड़ा सा खाया है? वो शायद खुलूस से बोल रहा था, मगर आयला को लगा कल के हवाले से तंज कर रहा है। मैं इतना ही खाती हूँ, शुक्रिया। उसके जवाब में वो खामोश होकर खाना खाने लगा था। उसने सोचा उसे अपने हालात अब तफसील से सुनाई देने चाहिए ताकि उसे पता चले कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कल तो मैं पूरा दिन भूखी प्यासी जंगल में भागती रही थी, इसीलिए लिली के एडवेंचर ने सबको मरवा दिया। वो भी ठीक से बात कर नहीं पाई थी कि उसने बोरियत से टोक दिया, जाहिर है कोई एक्सीडेंट ही हुआ होगा। शौक में तो तुम यहाँ नहीं फिर रही थी। इसका जिक्र करो, रहने दो। दूसरी बार उसको ऊपर गुजरी बात सुनने से रोक गया था और पूरा मुंह देखकर हंस दिया। देखो, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा अजीब हूँ, किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। आपकी भी नहीं कहानी दर्दनाक ही होगी, सिसकियों वाली होगी। इस वक्त मेरा रोने का मूड नहीं है। इस वक्त तुम सुनाओगी तो खुद भी रोओगी। पहले भी मैं 25 लीटर पानी आपके आंखों से बह गया है। पहले ही 25 लीटर पानी आपकी आंखों से बह गया है। अजीब आदमी हैं आप। आपको मेरे बारे में कोई तजस्सुस नहीं है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? वो प्लेट रखने खड़ा हुआ तो बोला, अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी मैं बनाऊँ या तुम? उसने बात ही बदल दी थी। वो फ़ौरन खड़ी हो गई थी। मेरे लिए बगैर शक्कर की कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। कप उसके हाथ से लेकर वो सीधा होकर बैठ गया। वो ग्लास में अपने लिए डालकर दूसरे किशन घसीट कर बैठ गया था। कॉफ़ी का पहला घूंट लेकर बोला, लड़की, इसमें कोई शक नहीं, तुम खाना और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। मेरा नाम लड़की नहीं है, मैं आयला हूँ। वो बार बार लड़की सुनकर तंग आकर टोक गई। ओह आयला। इकराम, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। अखबारात में आए दिन आपकी न्यूज़ चल रही है। बस जहन से निकल गया। उसकी आंखों में शरारत थी।
आयला ने उसके बाद उसके साथ कोई बात नहीं की। कॉफ़ी पीकर ग्लास उठाकर मेज़ पर रखा और वापस कुशन पर बैठ गई और उसकी खामोशी को एंजॉय कर रहा था। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए, वो खड़ा होकर जमाई लेता हुआ बोला था। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी थी। इमरजेंसी लाइट, जैसे चार्जिंग की शदीद ज़रूरत थी। जैसे गुल हुई गुप अंधेरा छा गया था। उसने कोई चीज़ उसकी तरफ उछाली और बोला, ये ले लो। वो जब भी वहीं बैठी थी, हाथ लगाकर देखा तो उसने कंबल दिया था। उस दिन मौसम अच्छा था मगर रात को सर्दी थी। कल रात भी वो ठिठुराती रही थी। पहले उसे दिल था कि इनकार कर दे, फिर ख्याल आया कि उसने तकलीफ से सर्दी में मारेगा। उसने चुप करके कंबल अपने गिर्द लपेट लिया था। उसे कंबल में से प्यारी सी सांसों को तरोताज़ा करने वाली खुशबू आ रही थी। ना जाने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था मगर खुशबू लाजवाब थी। वो खुशबू महसूस करते हुए आंखें बंद करके सोने लगी तो आवाज़ आई, मैं तुम्हें कल सुबह ही छोड़ आता हूँ। अपने दोस्तों से लगाई शर्त पर अपनी शिकस्त को भूल गया। मगर यहाँ मसला ये है कि इसका शिकार अब मेरी ज़िद का मसला नहीं रहा, बल्कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी कभी सवाल है। हम तो जिस बस शिकार करने चले आए थे, उसकी चालाकी से मेरे सब दोस्तों ने सरेंडर कर दिया है और चले गए। मगर मैंने हार नहीं मानी। मुझे हार से नफ़रत है। उनके जाने के बाद मैं मिशन में डट गया। पास वाले गांव गया तो पता चला एक औरत और 2 बच्चे उसका लुक़मा बन चुके थे। वो सब लोगों के लिए शदीद ख़तरा है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उस रोज़ मेरे शिकंजे में आ गया था। तुमने चीख मार कर खेल बिगाड़ दिया। आज भी सारा दिन उसकी तलाश में मारा फिरता रहा। मायूस होकर आ गया। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। आयला जवाब में खामोश रही। वो बोला, कुछ तो फरमाइए आयला इकराम साहिबा। उसके नाम पर जोर डालकर बोला था। मैंने आपको तमाम तकरीर सुन ली है मोहतरम वक़ार अहमद साहब। वो हंस पड़ा। इतने अंधेरे में दिखाई नहीं दिया और आवाज़ हंसी की आई। बहुत खूब। वैसे तुमने मेरा नाम कैसे मालूम कर लिया? आपका ताज़ा इंटरव्यू सुना था। उससे उधार रखना नहीं आता था, इसीलिए बोलती गई थी। वो बेसाख्ता बोला, तुमने पढ़ा था मेरा इंटरव्यू? तभी मैं सोच रहा था तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों हो। वैसे आप सटर्नी आकर देखो, मैं वाकई कितना मशहूर हूँ। वहाँ की मैगज़ीन्स में मेरे मुकालमे छपते हैं। लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं। हाँ, आपको मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत शौक़ है। वो चिढ़ गई। आयला खातून, इसे मियाँ मिट्ठू नहीं, खुद शनासी कहते हैं। सिर्फ आयला हूँ मैं। वो चिढ़ गई। खुद शनासी नहीं, खुद पसंदीदी कहते हैं। गुड नाइट। वो करवट बदल के सो गई थी। वो बोला, सिर्फ आयला, अगर ये खुद पसंदीदी है तब भी कुछ गलत नहीं। आज दिन के तमाम औकात सोच कर ना जाने कब उसे नींद आ गई थी। उसकी आंखें खुली तो चूल्हे के पास खड़ा चाय पी रहा था। मेज़ पर मोम बत्ती जला रखी थी मगर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो चाय और स्लाइसेस तेज खा रहा था। गीले बिखरे बाल बता रहे थे कि सुबह नहाया है। घड़ी आज भी कल की तरह 4 बजा रही थी। हल्की नीली जीन्स पर वट्टी शर्ट पहन रखी थी। अब उसे अपनी तरफ देखता पाया मुस्कुराते हुए बोला, सो जाओ, अभी बहुत सुबह है। वो खामोश पड़ी रही। कप रख कर वो अपने बैग से रिवॉल्वर निकालने लगा। उसके बाद शूज़ पहने, घड़ी बांधी, निकलने लगा तो उठकर बैठ गई थी और बोली, अगर वो 1 हफ्ता आपके काबू में नहीं आया तो आप यहीं रहोगे? हफ्ता क्या, साल भी ना आया तो भी मैं यहीं रहूँगा। वो परेशान होकर बोली थी, कुछ मेरे हाल पर रहम करें, मेरा क्या कसूर है? रहना यहाँ मज़े से खाओ पियो, मुझे भी खिलाओ, सवाब कमाओ। अच्छा, बाकी बातें रात को होंगी, अल्लाह हाफ़िज़। वो उसे परेशान चेहरे पर निगाह डालकर निकल गया था। उसके जाने से नींद कहाँ आती। उसके होने के अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। उसे जाते ही वो ख़त्म हो जाता था। वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, सारा फैलावा समेटा, कारपेट पर बैठकर टाइम गुजारने लगी। कितना गंदा हुलिया मेरा हो रहा है। काश कोई दूसरे कपड़े होते, बदल लेती। इतनी नफासत पसंद तबीयत को गिरा गुजरा था। अचानक उसको ख्याल आया। उठ खड़ी हुई। उसे क्या पता चलेगा, वो तो शाम को आएगा। तब तक मेरे कपड़े सूख भी जाएंगे। मैं ही उसी हुलिये में नज़र आऊँगी। वो अपने आप को समझाती हुई शजरे ममनुआ की तरफ बढ़ी।
पहले बैग में तो शिकार का सामान था और दूसरे बैग में कपड़े देखकर एक्साइटेड हो गई थी। कपड़े ऐसे निकाले कि उसे पता भी ना चले कि कोई उसके बैग में घुसा था। बड़ी एहतियात से साबुन शैम्पू निकालकर झील की तरफ आ गई। खूब अच्छी तरह से घुटनों तक पैर धोए। दो मर्तबा बालों में शैम्पू किया। कहाँ और रोज़ नहाने वाली और कहाँ ये हाल। खूब अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर खेमे में आकर कपड़े बदले, उसके ब्रश से बाल सुलझाए और वापस झील पर अपने कपड़े धोए, खुद खूब निचोड़कर ताकि जल्दी सूख जाए और वहीं खेमे के पास पत्थर पर डाल दिए। धूप से खासी तेज़ थी, आधे घंटे में ही सूख जाएंगे। उसने खुद को तसल्ली दी और खेमे में आकर बैठ गई थी। कपड़ों के सूखने का इंतज़ार करने लगी। बेशक वो मौजूद नहीं था, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करके खुद को चोर महसूस कर रही थी। एंड उसी वक्त जीप के रुकने की आवाज़ आई। उसके सांस नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर हो गई। उसका दिल किया कहीं छुप जाए, गायब हो जाए। उसे भी आज ही जल्दी आना था। वो जैसे अपने छुपने की जगह तलाश करने लगी। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, जाहिरी बात थी छोटी सी झोपड़ी में आते ही पहली नज़र उसी पर पड़ी। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतने कद आवार इंसान के कपड़े उसके जिस्म पर कैसे समझ सकते थे। जीन्स के पंजों को पता नहीं कितनी बार फोल्ड किया, पायचों को पता नहीं कितनी बार फोल्ड किया था कि पूरी आ जाए। कंधे भी कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए थे। वो इतनी बुरी तरह अपनी ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हुई थी जितना अब होना पड़ रहा था। अंदर दाखिल होते ही हैरानी से उसे देखा, जो सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी। इतनी साकत भी नहीं थी कि नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती। वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ अंदर बढ़ गया। बैग से रिवॉल्वर और दूसरी चीज़ें निकालने लगा। 2-3 मिनट में वो अपना काम करके पलटा। अभी तक बुत बनी खड़ी थी। तुम्हें किसने सजा में खड़ा किया है? बैठ जाओ आराम से। मेरा रिवॉल्वर तंग कर रहा था तो दूसरा लेने आया हूँ। वो बाहर जाने लगा, फिर रुक कर बोला, कल की तरह भूखी मत रहना, कुछ खा लेना। उसने सर उठाकर देखा। वो उसे देख रहा था, आम सा, जैसे कोई बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से सर को हाँ में हिलाया। बस जवाब का मुंतज़िर था। जवाब मिलते ही हारून फ़ौरन जा चुका था। वो खुद को कोसने लगी। कैसा सोचा होगा उसने मेरे बारे में? उसे रो रो कर अफसोस हो रहा था। उसे तो अच्छा था मैं पूछकर उससे कपड़े ले लेती। शर्मिंदगी से तो वो बात बेहतर थी, मगर अकल किसको है? उसके कहने के बावजूद वो गुस्से से भूखी रही। उसके कपड़े जैसे सूखे अपने पहनकर उसे उतारा जैसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। अपने रेड और ब्लैक सूट पहनकर उसे की जान में जान आई थी। अगरचे आयला ने उसके कपड़े थोड़ी देर पहने, अखलाक का तकाजा था कि धोकर रखे जाएं, इसीलिए धोकर सुखाए, फिर उसी तरह तय करके बैग में रख दिए। आज का यही काम था। एक जोड़ा धुल रहा, कभी दूसरा। फिर सुकून का सांस लिया, फिर बालों को सलीके से बांधा और कारपेट पर बैठ गई थी। 6 बजे उसकी वापसी हुई तो वो अभी वहीं बैठी हुई थी। अंदर आते उसने बड़ी भरपूर नज़रों से उसका जायज़ा लिया। आयला ने उसे देखा तो 2 गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। निगाहों का जाविया बदलते हुए बोला, क्या हाल चाल है? सिर्फ आयला आपके? मिस आयला होगा भाई। मिस आयला आपके? ओह अच्छा, सिर्फ आयला है। क्या हाल चाल है सिर्फ आयला आपके? आज का दिन कैसा गुजरा? वो उसके मखसूस बात से चिढ़कर कुछ नहीं बोली थी। वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा और खुद पर अफसोस करने लगा, मैं भी कितना पागल हूँ। उसने वापस शूज़ पहने शुरू कर दिए थे। वो हैरान होकर उसे देख रही थी। बाहर ज़बरदस्त किस्म की तीतरों का शिकार करके लाया हूँ, भून कर खाएंगे। सोचा तुम कुकिंग में एक्सपर्ट हो, पूछ लूँ। क्या ज़रूरत पड़ेगा, पास ही देहात है, खाने पीने का सामान मिल जाता है। अपनी बात ख़त्म करके उसे सवाली नज़रों से देख रहा था। आयला ने 2-3 चीज़ें बताई, आता हूँ कहकर चला गया। वो वापस आया, चीज़ें उसे पकड़ाकर वापस बाहर चला गया था। वो उसके पीछे आई तो बाहर बैठा बड़े अच्छे तरीके से तीतर साफ कर रहा था। उसे देखकर बोला, अंदर कोई बर्तन ले आओ, इन्हें धो लिया जाए। उसने हुक्म की तकमील की। मेरा ख्याल है आप अच्छे धोंगी और अच्छा धोएंगी और करो।
اس نے برتن پکڑایا تو وہ خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بول سکے کہ مجھے اکیلے جاتے اس ٹائم ڈر لگ رہا تھا۔ اسے عجیب خوف آ رہا تھا۔ پیچھے دیکھا تو وہ خیمے میں جا چکا تھا۔ اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ وہ کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اپنے بالکل قریب سرگوشی سنائی تھی تو وہ چیخ پڑی، آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی نا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو آپ کو آتا نہیں دیکھا۔ وہ اب حیران تھی۔ نہیں، پتھروں پر چل کر آیا ہوں۔ آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھے نا۔ آرام سے شور کو بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے، اسی لیے آ گیا۔ اب جلدی سے کچھ ہاتھ چلاؤ، بھوک لگی ہے۔ اس کی بات پر جلدی کرنے لگی جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگا۔ دھلائی کا کام مکمل ہوا تو دونوں خیمے میں آ گئے تھے۔ آئلہ نے جلدی سے مسالہ لگانا شروع کر دیا تیتروں پر۔ وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا۔ اپنی بات کے جواب میں ہی ہنسی آئلہ کو زہر لگی تھی۔ ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اس کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی اور پھر ہنسا اور کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے تھے، مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں آ جاتے ہیں۔ ہیرو صاحب جو کہ لا پڑھ رہے ہوتے ہیں اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہیں۔ دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا ہے، ہیروئن دکھی گانے گاتی اور اچھے اچھے کھانے تیار کرتی تھی۔ میں نے دوست سے کہا، جنگل میں کیسے رہ رہے ہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے تکی فلم ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو آئلہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اتنا آؤٹ اسپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گوشت کو کیا چولہے پر تل لوں؟ وہ اس کی بات کو بدلتے دیکھ کر پوچھ رہی تھی، کیا تم ان فلموں کی باتوں پر یقین کرتی ہو؟ میں فلمیں نہیں دیکھتی۔ بغیر دیکھے آگے بڑھ گئی اور خواہ تیتر کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ابھی جب تم میرا یہاں بیٹھے انتظار کر رہی تھی تو برسوں پہلے دیکھی فلم یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی۔ وہ زبردستی ہنسی۔ تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوئے جیسے ہیرو ہیروئن کی طرح؟ وہ اس کی بات پر چڑ گئی۔ لگتا ہے آپ بہت خوش ہیں۔ ارے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی تھی، عام لوگ خوشی میں بے تحاشا اور بے تکی ہی بھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ پورا مانے بغیر مسکرا دیا تھا۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، اب جلدی سے بتاؤ کیوں خوش ہوں؟ میں کیوں خوش ہوں؟ آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں تک محدود ہے۔ ان کے ہی مطابق کوئی بات ہوئی ہوگی۔ مان گئے بھائی تمہاری ذہانت کو۔ اب جلدی سے یہ اٹھا کر باہر چلو، وہاں میں نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ وہ مسالہ لگے تیتروں کو اٹھا کر اس کے پیچھے باہر آ گئی تھی۔ خیمے سے کچھ فاصلے پر اس نے لکڑیاں جلا رکھی تھیں۔ سیچوں سے ملتی جلتی چیز پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ سیخوں سے ملتی جلتی چیز پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ سیخوں پر تیتر چڑھا کر بولا، تم نے کبھی ایسا ڈنر کیا ہے؟ آئلہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ گوشت کے بھوننے کی اور لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں پکنک منا رہے ہوں۔ کچھ دیر تو وہ بھول گئی کہ وہ کن حالات کا شکار ہوئی تھی۔ گھر والے کیسے پریشان ہو رہے ہوں گے، چاند نے جیسے اپنی ساری چاندنی یہی نچھاور کر دی ہو۔ ماحول کا اثر تھا یا تیتر واقعی ہی مزیدار تھے؟ وہ اس سے بولی، اتنا شاندار ڈنر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ڈنر مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ گرم گرم سیخ سے بوٹی اتارتے ہوئے بولا، ہمارے ساتھ رہو گی تو ایسے ہی مزے آئیں گے۔ پھر بولا، آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بہت چالاک بنتا تھا۔ اس کو مارنے کے لیے بہت بڑے شکاری کا ناکام لوٹ گئے۔ یہ میرا زندگی کا شاندار کارنامہ ہے۔ میرے دوست تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اچھل پڑی۔ اس کا مطلب اب آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ اس پر تفصیل نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قیام کروں گا؟ میں تو رات میں ہی چلا جاؤں، مگر مسئلہ تمہارا ہے۔
मेरा मसला? मेरा क्या मसला? अभी चले ना, आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। वो गहरी सांस लेकर बोला। पागल हो तुम? पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने इतने खतरनाक जंगल कैसे आने दिया। उसकी बात पर चिढ़कर बोली, मेरी सारी बात कभी सुनी ही नहीं तो मेहरबानी करके खामोश ही रहे। वो उसकी बात पर कहका लगाकर हंसा था। अच्छा, दिल छोटा न करो, आज सुनाओ, मैं खामोशी से सुनूंगा। वो उसकी शरारती लहजे पर चिढ़ गई और उठकर चल पड़ी। देखो, अभी इतना अच्छा खाना खिलाया है, गुस्से में ज़ाया मत करो, वरना तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वो बिना कुछ कहे खेमे में आ गई थी। कुछ देर में वो भी अंदर आ गया। आयला बेड पर बैठी थी। उठो यहाँ से, उसे उठने को कहा। वो चुपचाप उठ बैठी। उसने अपने सिंगल बेड पर जो सोफे का काम भी देता था फोल्ड करना शुरू कर दिया था। बेड फोल्ड होकर छोटे से सूटकेस में जैसा हो गया। वो सब देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मेहमान बनकर खड़ी होने से मेरा हाथ बटाओ ताकि जल्दी रवाना हो सके। आयला सुनकर किचन की तरफ आ गई और सब बर्तन समेटने लगी। उसने सब खाने का सामान और बर्तन बैग में भर दिए और मेज़ की तरफ आई। किताबें उठाते पूछा, ये कहाँ रखूं? ये सामने वाले बैग में डाल दो। सब सामान बन गया तो वो उठाकर जीप में रखने लगा था। वाह, ये तो बिल्कुल ऐसी जैसे कैंपिंग आती है यार, कैंपिंग व्लॉग्स मज़ेदार। तीसरा चक्कर लगाकर आया तो ये शर्ट हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ? उसने जवाब देने के बजाय दोनों चीज़ें उसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख लें, तुम खुद ही रख दो। तो वो बैग में रखने लगी। सब रख के वो अब खेमा उखाड़ रहा था। जीप में रख कर हर जगह नजरें दौड़ाई, कुछ ना रह जाए तो आयला एक दरख्त के पास खड़ी कुछ कर रही थी। हारून? यार हारून नाम कब है? हीरो का नाम हारून है या अभी तो कुछ और था? हारून उसके पास आ गया। वो उसकी आमद से बेखबर थी। दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। तुम्हारा क्या दोबारा भी कभी यहाँ आने का इरादा है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था बहुत सालों बाद जब कोई यहाँ से गुजरने तो मेरा नाम देखकर सोचे। वो नाम को गहरा करते हुए बोली, बड़े रोमांटिक ख्याल है। मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, वरना किस किस जंगल में मेरा नाम ना होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी लिख देता हूँ। उसके नाम के नीचे अपना बड़ा बड़ा नाम खोद डाला और हाथ झाड़ते हुए बोला, अब चले? हाँ चले। जीप के पास पहुंचकर मोटे ताजे शेर को पड़ा देखकर चीख निकल गई। मैंने मना किया था, फिर चीखी। वो नाराज़ हुआ। ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं इसके साथ सफ़र नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो जीप स्टार्ट करने लगा। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? जो भी उसे मनहूस की खातिर, वो भी इस मनहूस की खातिर। लगता था बहुत मुश्किल से घुसाया क्योंकि आधा सीट पर और आधा नीचे था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला ने बड़ी मुश्किल से कदम जीप की तरफ बढ़ाया। अल्लाह, शेर के साथ। वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलने लगी और हारून को बेवजह से देखने लगी और बोली, ये मर गया? आपने ठीक से चेक कर लिया था? कहीं ऐसा ना हो मक्कारी कर रहा हो। वो थर थर काँप रही थी। वो गुस्से में तो हो गया मगर बहुत आराम से बोला, आयला क्यों टाइम ज़ाया कर रही हो, बैठ जाओ ना। वो बहुत मुश्किल से अंदर घुसी तो हारून ने बुलंद आवाज़ में शुक्र अदा किया और उसकी बात से वो बेनियाज पीछे देख रही थी। देखने का अंदाज ऐसा था जैसे देखना चाह रही हो। वो उसके इतने खौफजदा होने पर रहम की नज़र से देखने लगा। अब क्या मैं खल्फ उठाकर कहूँ कि ये मर गया है? वो नाराज़ अंदाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेर को मेरे ऊपर तरजीह दी कि मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर जानवर मासूम के बजाय किसी खातून के लिए बोली होती तो मैं आपसे माजरत करता। आयला ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराने लगा। मुझे बड़ी जल्दी है अपने ठिकाने पर पहुंचने की। इसकी लाश सड़े नहीं, मैंने कुछ तरीके से महफूज किए हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? उसकी बात के जवाब में वो बोली, वैसे मुझे नैरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ सहूलत हो छोड़ दें। तो वो हंसकर बोला, अच्छा तो आप नैरोबी में रहती हैं? वो उसकी हंसी पर हैरान थी। आप कुछ अजीब हैं। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।